Hello dear students, our today topic is conservative vector field. स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कांट बी लॉस्ट कांट बी गेंड। इसको हम डीपली समझने के लिए देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होता क्या है कि ए फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको मेन कंडीशन क्या दिया आपको कि कोई भी जो फील्ड है वेक्टर फील्ड एफ है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव कब कहलाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। यानी वेक्टर फंक्शन ऐप तो बहुत सारे होते हैं, लाइक ये ए इजिकल लिख दिया हमने a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये भी एक वेक्टर फंक्शन है। लेकिन वेक्टर फंक्शन कौन सा बता रहा है कि कंजर्वेटिव वो कौन सा होगा जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, एफ इजिक्वल ग्रेडियंट एफ, यानी उसके पास क्या हो, कोई स्केलर फंक्शन हो जिसका ग्रेडियंट निकाला हो, उसके बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होता है। लाइक मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ इसको कि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एक एफ इजिकल कोई फंक्शन दिया है इजिकल एक्स वाई जेड, आपने इसका निकाला ग्रेडियंट एफ, तो ये जो ग्रेडियंट एफ जो होगा इजिकल एफ जो बना, ये हमेशा क्या होता है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होता है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, फॉर सम एफ देन एफ इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एफ। तो यानी यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको एफ इजिकल ग्रेडियंट एफ दिया हुआ है तो यहाँ पर ये जो एफ होगा स्मॉल एफ, जिसको हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं, स्केलर फंक्शन होता है हमेशा, ठीक है, इसको कई बार स्केलर फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्मॉल एफ है, ठीक है। तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज नो एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर फील्ड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज नो एनर्जी इज लॉस्ट। यानी हम क्या क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट पी है, उससे कोई किसी बॉडी को डिस्प्लेस करके पॉइंट पी तक ले जाएं, फिर वापस से पॉइंट पी पर ले आएँ, उसको सेम पॉइंट पे लेके आ जाएं। तो ये कह रहा है कि उस जानने में और आने में जो टोटल में अगर एनर्जी का लॉस देखे तो ना ही तो एनर्जी का लॉस हुआ है और ना ही एनर्जी गेन हुई है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अपने क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, देखो, फाइंड पोटेंशियल फंक्शन एफ, फाइंड पोटेंशियल फंक्शन एफ फॉर द गिवन वेक्टर फील्ड एफ। आपको एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। पोटेंशियल फाइंड आउट करने का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो कैपिटल आपको दिया हुआ है, इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम क्या किया मैंने, एफ इजिकल क्या लिखा, ग्रेडियंट एफ लिखा। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये समझना आपकी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बेस पे आगे जो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट एफ, ठीक है। कर्ल पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम डेल क्रॉस एफ। इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज आएगा आपका, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। और ये सेम प्रोसेस हम आगे वाले सभी जो भी क्वेश्चन आएगा, पोटेंशियल जहाँ पर पूछेगा आपको पोटेंशियल पूछेगा, उसमें हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल ग्रेडियंट एफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, एफ जो है वो क्या दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है, ये मैंने इस तरफ लिख दिया। और राइट हैंड साइड में ग्रेडियंट एफ को आपको लिखना आता है ये आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया मैंने, देखो कंपेयर किया है। यहाँ पर कंपेयर करके हम क्या लिखेंगे कि यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इधर आई का कोफिशिएंट कितना है, वाई जेड है। तो कंपेयर कर लो कि आई के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तो आई का कोफिशिएंट क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इधर क्या आ गया, वाई जेड। फिर जे का कोफिशिएंट देखो, इधर भी जे है इधर भी जे है, जे का कोफिशिएंट कितना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इधर क्या आ गया, एक्स जेड आ गया। फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड आ गया और इधर क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। कर सकते हो? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक इजली समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको देखो क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आपको मैंने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाया अभी स्टार्टिंग में, पहला जो यूनिट पढ़ाई थी आपकी वो क्या थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, टोटल डेरिवेटिव।
टोटल डेरिवेटिव पढ़ाया था। उस टोटल डेरिवेटिव को एक बार दोबारा से समझते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पर आपको एफ किसका फंक्शन दिख रहा है, एक्स वाई जेड का, तो मैंने लगा दिया एक्स वाई जेड। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक्स किसका फंक्शन है, टी का, तो वाई भी किसका कर दिया, जेड भी टी का कर दिया। तो अगर आपको कहे कि इसको मेरे को इक्वेशन लिख के बताओ, तो आपके माइंड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप ये कहोगे कि सर ये जो एफ है ये एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, टी पे। तो आप अगर टोटल डेरिवेटिव आपसे कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल, अब आप डी एफ अपॉन डी टी लिखोगे तो आप डी एफ अपॉन डी टी तक पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, पहले इस पे आओगे फिर यहाँ आओगे, बताया था आपको। तो पहले क्या लिखोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसके बाद डॉट लगाओगे। अब एक्स किस पे डिपेंड करा है, एक ही वेरिएबल पे, तो आप क्या लिखते हो, डी एक्स अपॉन डी टी लिखते थे ऐसा, फिर प्लस करते थे। अब आओ सेकंड में, यहाँ आओगे तो क्या लिखोगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर इसमें आओगे तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी टी। फिर इस तरीके से आगे चलोगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई हुई आपको। तो ये देखो मैंने यही लिखा है, ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। बताओ ये सोल्व करने की प्रोसेस है, आपको यही ध्यान रखना है, बार बार हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने डी एफ अपॉन डी टी को क्या लिख दिया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो क्या है, देखो कि आपको इधर डी टी नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखो प्लस का निशान है, ये प्लस का है। तो इन तीनों में डी टी दिख रहा है, ये डी टी मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, अगर मैं डी टी कॉमन लेके और इस डी टी से कट कर दूँ तो कट हो जाएगा। अब आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ दिखेगा और राइट हैंड साइड में ऐसा दिखेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बार बार यही यूज आएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो आगे करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स जैसे हमने ये कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो डी एफ था, ये डी एफ है, डी एफ लिख दिया। राइट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ रहा है इस फॉर्मूले में, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स को आपको कंपेयर करके आपने अभी निकाली वैल्यू, डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू दिख रही है कि आपको ऊपर, ये देखो डेल एफ बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, वाई जेड। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, वाई जेड लिख दूंगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या लिख दूंगा, एक्स जेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स जेड। डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। कर सकते हो। तो ये करने पर अपने को कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इंटीग्रेशन साइन लगाया इसके, इसको पूरे को ब्रैकेट बना दो, ये लो मैंने ब्रैकेट बना दिया और इसके क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन साइन। जब भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो प्लस में क्या लगाएंगे, सी, तो सी लगा दिया। यहाँ तक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अब आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझनी है यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पहले समझाता हूँ फिर अपन उस पर आएंगे। देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपने डेरिवेशन के टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी अपॉन डी टी और u इंटू वी। क्या लिखते हो आप इसको, ऐसे लिखते थे, v को एज इट इज डी यू अपॉन डी टी, फिर प्लस u को एज इट इज डी वी अपॉन डी टी लिखते थे ऐसा। अगर स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो कॉमन ले मैं, तो ये चीज़ कट जाएगी क्या मेरी, तीनों में, दोनों में डी टी कॉमन लेके इसे कट दूँ तो आपको क्या नजर आएगा, डी ऑफ u इंटू वी इजिकल आप लिखोगे v डी यू प्लस u डी वी, ऐसा ही तो दिखेगा। आ रही है बात समझ में। तो यानी आपने क्या किया, इन दोनों को कम मिला के एक चीज़ लिख दी, ऐसी कर दी। चलो स्टूडेंट्स एक बार और समझाता हूँ आपको। इसके अलावा मैं अगर ऐसा लेता, मान लो d अपॉन डी टी और यहाँ मैं लूँ एक्स वाई और जेड, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे कि सर पहले एक्स का कर देते हैं तो वाई जेड एज इट इज लिख दोगे आप। तो वाई जेड एज इट इज लिखा, एक्स का करोगे तो क्या लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी। फिर आप क्या करोगे, प्लस, सर इस बार x और z को एज इट इज लिख लेते हैं, y का कर देते हैं तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी टी। फिर क्या करोगे, एक्स वाई को एज इट इज और z का करोगे तो डी जेड अपॉन डी टी, ऐसा ही करोगे। फिर मैं कहूँ कि डी टी तीनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके इसके कट कर दो। तो आप क्या लिखोगे कि डी ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल आप क्या लिखोगे, वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको मेरी पढ़ाई हुई है, ये क्या होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, पहले मैं इतनी लिख देता हूँ। तो ये चीज़ देखो आपको मैंने यहाँ लिख दी, ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ना,
ये आपका पार्ट दिख रहा है, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ। अब मैं एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ स्टूडेंट, आपको कहीं पर भी ये दिया हो डी एक्स, तो आप क्या लिखते हो, एक्स। आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन डी एफ, तो आपने क्या लिख दिया, एफ। तो अगर इसको माइंड में स्टूडेंट्स एक्स मान लो या थीटा मान लो, सपोज करो मैं कहूँ कि डी थीटा होता, तो आप क्या लिखते, थीटा। तो यहाँ पर डी और इस पूरे को थीटा मान लो एक्स वाई जेड को, तो आप क्या लिखोगे, डी थीटा का आंसर क्या आएगा, थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा प्लस सी। समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कंजर्वेटिव फैक्टर का आंसर, ये आपका ऐप आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल पूछा था आपसे, ये पोटेंशियल आ गया। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके शॉर्ट आंसर बनते हैं, छोटा आंसर आता है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट्स, इसमें अपने को दिया हुआ है कि इफ़ आर इज इक्वल दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, एक पोजीशन वेक्टर होता है ये। आर इज इक्वल हमेशा यही दिया होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैंने बताया था आपको, रूट ऑफ क्या होता है, कंपोनेंट का स्क्वायर। जैसे आई का कंपोनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, जे का कंपोनेंट वाई, वाई का स्क्वायर, के का कंपोनेंट जेड, तो जेड का स्क्वायर। तो ये आपको मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। तो अब आपको मैं 2 चीज़ बताता हूँ इसमें। पहली चीज़ तो क्या है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पर भी वेक्टर आर होगा ना, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कराऊंगा वेक्टर आर इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पर भी मैग्नीट्यूड आएगा ना, उसको मैं सिंपल आर लिखूंगा। तो सिंपल आर जब भी आपको दिखे, तब तो क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, देखो आपको दोबारा बताता हूँ, सिंपल आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, एकदम ऐसे ही। तो आर का मतलब तो क्या होगा, कोई स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंपल आर लिखा हुआ है तब तो ऐसे है, और अगर आर पे एरो साइन लिखा हुआ है तो वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये बात सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखें, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ग्रेडियंट आर इज इक्वल 1/r वेक्टर आर, ये दिख रहा है आपको। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले कि यहाँ सिंपल आर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी सिंपल आर नज़र आ रहा है। फिर आगे क्या नज़र आ रहा है, वेक्टर आर नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ग्रेडियंट आर अगर लिखना हो तो ग्रेडियंट का मतलब भी क्या हो गया, जैसे यहाँ आर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सब में आर लगाते ही हैं। जैसे ग्रेडियंट एफ आपने पढ़ा था, क्या होता है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ एफ था, एफ की जगह इस बार फंक्शन क्या ले लिया, आर ले लिया, तो पूरे में क्या कर दो, आर आर कर देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब में आर आ रहा है। ठीक है, और मैंने एक चीज़ की है यहाँ पे, कि ओनली ये वाला पार्ट लिखा है, देखो कैसे लिखा है, और थोड़ा डिटेल से बताता हूँ जूम करके। देखो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पूरा पार्ट ग्रेडियंट आर में, लेकिन इसमें से ओनली जो इस पार्ट को देखो, इस पार्ट का मैंने क्या हिस्सा लिया है, देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया मैंने डेल अपॉन डेल एक्स। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आर, तो आर की वैल्यू रख दी मैंने, ये आर है आपका। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपका आर है। अब इस पूरे को रिप्रेजेंट कराना है मेरे को, इससे पूरे को रिप्रेजेंट कराना है, तो मैंने एक क्या कर दिया, देखो समेसन दिख रहा है कि बाहर, ये समेसन रहा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, एक मैंने समेसन लगाया आपके लिए, ये समेसन है। ठीक है, तो ये आपका समेसन क्या कर रहा है, कि ये तीनों को रिप्रेजेंट करा रहा है। कि समेसन का मतलब हो गया कि आपने एक को सोल्व कर लिया तो दो का हम इजिली सोल्व कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, एक बार आप समझते जाओ। एक बार ये मान के चलो कि हम ओनली इतना ही पार्ट सोल्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, आप इस समेसन को भूल जाओ, एक बार इसकी तरफ ध्यान मत दो, ओनली इतने पार्ट को देखो, तो आपको आई डेल अपॉन डेल एक्स और ये पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या करना है, अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट सबसे पहले किसका होगा, रूट का होगा। रूट का कितना होता है, 1/2 रूट होता है हमेशा। तो रूट का करोगे तो कितना होगा, 1/2 रूट, और फिर अंदर जो भी है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। अब अंदर वाले का करते हैं, तो अंदर वाले का कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
अक्स के रिस्पेक्ट में। जब अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस पूरे का कर रहे हैं अक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप बताओ पहली वाली टर्म में कहीं पर भी वाई है क्या? सॉरी, पहली वाली टर्म में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पर इस पूरे पार्ट में देखो, आगे वाले में देखो प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कहीं पर भी एक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है? 0, तो 2x प्लस 0। तो इस 0 को रिप्रेजेंट नहीं कराता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ सिंपल। आपको क्या नजर आएगा? इस 2 से 2 कट गया। जब ये कट जाएगा तो आपका ऐसा पार्ट नजर आ रहा है कि इधर जो मैंने सोल्व किया हुआ है, कर सकते हो ऐसा? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसके अंदर आपको कांस्टेंट चीज़ क्या नजर आई? कांस्टेंट चीज़ नजर आ रही है आपको ओनली ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 1/2 रूट तो सब में होना है, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो चाहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो, ये 1/2 रूट तो सब में आना है। और जैसे आप एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या है? 2x। इसी तरीके से जब आप वाई स्क्वायर का करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2y आएगा। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू जेड करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 2z आएगा। और हर में वो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या पता चल रहा है कि जब आप इस समेशन को हटाते हो ना, थोड़ा सा जूम किया हुआ है मेरा, देखो आप जैसे ही आप इस समेशन को हटाते हो, यहाँ समेशन लगा हुआ है देखो, अभी तक यहाँ पे समेशन लगा हुआ। अगर इस समेशन को हटाने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट पार्ट को तो अलग छांट लो, तो ये तो कांस्टेंट लिख दिया। अब ओवरऑल पार्ट में इसको पहले आई के रिस्पेक्ट में किया तो क्या बचा आपके पास? एक्स आई। ओनली क्या बचा था? एक्स आई। इसी तरीके से आप जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास क्या बचेगा? वाई जे। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या बचेगा? जेड के। तो जब तीनों का समेशन कर रहे हैं, समेशन का मतलब क्या है? तीनों को। आप चाहो तो स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं बताऊँ, आप ऐसे कर सकते हो, आप इस चीज़ को अलग से सोल्व कर लो, पूरी को, इसको अलग से सोल्व कर लो, इसको अलग से सोल्व कर लो। जब तीनों को अलग से सोल्व करोगे ना, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो मैं एक बार देखो आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ। आपको पास क्या वैल्यू आएगी जब से आपने इसको सोल्व किया? इसकी वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट्स, क्या आई है? एक्स आई अपॉन रूट में ये वैल्यू आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी वाई जे अपॉन रूट, और रूट के अंदर ब्रैकेट में वो वैल्यू थी वो, फिर प्लस आगे आएगी जेड के अपॉन में रूट में ये वैल्यू। तो आपको क्या नजर आया कि ये वाला अंडर रूट वाला जो पार्ट है सब में कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया। तो कॉमन कैसे आएगा? 1 अपॉन में आएगा, 1/रूट कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचा? एक्स आई, इसके पास वाई जे, इसके पास जेड के। तो वही चीज़ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी है कि मैंने समेशन करके एक चीज़ को सोल्व कर लिया और दो के बारे में पता कर लिया कि जैसे इसके अंदर एक्स की जगह वाई है, बाकी अंदर तो चीज़ सेम है भाई, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तीनों पे पावर भी सेम है। इसलिए हमने क्या कहा कि जब एक्स के रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से 2x बचा, वाई के करेंगे तो 2y वाला पार्ट बचेगा, जेड के करेंगे तो 2z बचेगा यहाँ पे, तो वो 2 से 2 कटता जाएगा सब में। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स कि 1/√2x², रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया इतना पार्ट। तो एक के पास एक्स आई बचा, दूसरे के पास वाई जे, तीसरे के पास जेड के। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा गौर से देखो कि आपको ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसका नाम क्या होता है? स्मॉल आर। इसका नाम क्या है? स्मॉल आर। और इसका नाम क्या है? स्मॉल आर के साथ में वेक्टर आर। तो इसको तो मैंने लिख दिया वेक्टर आर, और इसको लिख दिया मैंने आर, सिंपल सिंपल आर। तो यही तो आपने से पूछा था कि ग्रेडियंट आर की वैल्यू कितनी होती है? 1/r और वेक्टर आर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, पहला क्वेश्चन ये था अपना, ग्रेडियंट आर की वैल्यू क्या होती है? 1/r वेक्टर आर। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे। आप देखते जाओ कैसे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से आप देखते जाना। अब देखो आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि ग्रेडियंट 1/r। तो देखो यहाँ पर 1/r किया हुआ है, पहले क्या था? r था, तो यहाँ पे मैंने सिंपल r लिख दिया था, और r की वैल्यू लिख दी थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन इस बार अपने को क्या दे दिया स्टूडेंट्स? इस बार आर नहीं दिया, इस बार 1/r दिया है। तो आप खुद बताओ कि जब आप 1/r करोगे तो वो सबके पास ही आएगा। देखो इस तरीके से, अगर आपको कहता है कि चलो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक बार इस तरीके से बताता हूँ। ग्रेडियंट एफ इज इक्वल आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। आप ऐसे लिखोगे, फिर आप कहोगे कि सर एफ की जगह क्या दिया हुआ है? 1/r। तो यहाँ पर भी 1/r, यहाँ पर भी 1/r, यहाँ पर भी 1/r। तो आपको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, ये क्या आ गया? 1/r। तो इसके पास भी क्या आ जाएगा? 1/r, 1/r और 1/r। ठीक है।
अब मैं कहूँगा कि आर की वैल्यू भी रख दो, तो आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू देखो स्मॉल आर है विदाउट वेक्टर, तो आर का मतलब कितना होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखी हुई है देखो 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये है क्या पूरा, ये 1/r है स्टूडेंट्स, ये क्या है 1/r है। अब देखो तो स्टूडेंट्स वही सेम चीज़ है कि समेसन क्यों लगाया मैंने तीनों के लिए। समेसन का मतलब क्या है, आई वाला पार्ट भी है, जे वाला भी है, के वाला भी है, तीनों को सोल्व करना है, आई को भी करना है, जे को भी करना है, के को भी करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो आई आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई करेंगे तो जे का पार्ट आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड करेंगे तो के का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। तो अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो स्टूडेंट्स, तो देखो ये डिफ्रेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं थोड़ा सा साइड में खुद से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ देखना। देखो 1/रूट में है, तो पहली चीज़ तो रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर कितनी होती है 1/2 होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ सोचो कि पहले हम इसको खुद को ही सोल्व करते हैं, तो आपको कैसा नज़र आ रहा है, 1/ में रूट नज़र आ रहा है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 कर सकता हूँ। फिर अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ स्टूडेंट्स, तो क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ इसी चीज़ को कि ये ब्रैकेट लो और ये पावर कितनी हो जाएगी -1/2। तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर मैंने कितनी कर दी -1/2 कर दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आप एक चीज़ और बताना मेरे को, आपके पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, जो बहुत ही बेसिक है, आप पहले 12th से करते आ रहे हो। कितना होता है n x की घात n-1। अगर मैं स्टूडेंट्स अगर मैं n की वैल्यू -1/2 लिख दूँ, इन तीनों जगह क्या कर दो n की वैल्यू -1/2, यहाँ -1/2 करूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1/2, और पावर में भी कितना आ जाएगा -1/2 -1 तो है ही है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ की, देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको ये नहीं देखना, आपको देखनी है पावर। पावर क्या कर रहे हो आप, पहले पावर का करोगे तो -1/2 का करोगे तो -1/2 तो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, और -1/2 में से -1 कम होता है हमेशा, तो वो कम कर दिया। ये किस में से किया, इस पावर में से किया। अब किसका करेंगे, अब अंदर वाले पार्ट का करेंगे। ये तो अभी पावर को सोल्व किया है, ये तो एग्जाम्पल बताया था आपको, सोल्व करने का तरीका बताया था, है ना। यहाँ पे मैंने पावर का किया है, ठीक है। अब मैंने किसका करूँगा, अंदर वाले पार्ट का। अंदर वाले में करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट्स 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 0, जेड स्क्वायर का क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट करें तो वाई और जेड क्या होते हैं कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2x से 2 कट गया, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो आप थोड़ा सा, अभी तक मैंने समेसन लगा रखा है, समेसन लगा रखा है तो कोई चेंज नहीं करना, ऐसे चलना चाहिए समेसन में। अब देखो आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो एक तो आपके पास माइनस बचा, एक एक्स बचा, तो मैंने माइनस भी लगा दिया, एक्स भी लगा दिया, और ये घात जोड़ोगे तो कितना बनेगा -3/2 बनेगा। और अगर इस पूरे को नीचे ले आओगे, यहाँ से ऊपर से क्या ले आओ अपॉन में ले आओ, तो ये किसकी हो जाएगी घात प्लस की। तो देखो प्लस में मैंने लगा दिया 3/2, कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ के लिए ये आंसर आया, अगर ये समेसन नहीं हटाऊँ, समेसन हटा दूँ, तो ये कौन से किसका आंसर है, आई डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r का आंसर है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आप दूसरा निकालोगे तो जे वाला, तो वो कैसे निकलेगा, आपने देखा कि कोई भी चेंज नहीं है, आर एक्स के रिस्पेक्ट में किया ना, तो वाई के करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स थी वहाँ पर क्या आ जाएगा वाई, और जेड के करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स और वाई होते थे वहाँ पर क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। देखो आपको समझाता हूँ कैसे करना है, ये पार्ट आ गया आपके पास। अगर स्टूडेंट्स तीनों का बात करें तो इनमें कांस्टेंट चीज़ क्या है वो अलग लिख लो। कांस्टेंट देखो एक तो आपके पास है माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया, एक आपके पास ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो चीज़ दो तीनों में आनी है, क्यों आनी है, क्योंकि जो पावर है ना, रूट की पावर होती है जैसे -1/2, वो चाहे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना, ये -1/2 तो आगे आनी है तो आगे आएगी, ये -1/2 में से एक कम होना तो कम होना ही है। तो ये चीज़ हमेशा फिक्स रह रही है। ये क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन का जो करेंगे एफ डेस आर जो होता है वो होगा ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ तो तीनों में आएगी, आप चाहे सोल्व करके देख लेना, ये तीनों में आएगी। चेंजेस क्या हुआ, एक्स आई आया, ओनली क्या आया एक्स आई, तो दूसरे में क्या आएगा वाई जे,
तीसरे में क्या आएगा, जेड के। तीनों को सोल्व कर लिया तो आपके पास बना एक्स आई वाई जे जेड के। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट्स आर की पावर 1/2 और फिर पावर लिख दूँ 3, तो घात पे घात होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो आर की पावर क्या लिख दोगे, 3/2। तो क्या मैं 3/2 को वापस से ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 पावर 3। तो वही चीज़ की है, देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी कर दी, 1/2 और फिर पावर लगा दी 3। तो पावर पे पावर होने का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके क्या बनेगी, 3/2 ही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आर होता है और आर के ऊपर पावर कितनी होगी, 3। तो आप लिख दिए 1/r³, माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। और ये वाला ही चीज़ क्या होती है, वेक्टर आर होती है। तो इसको मैंने वेक्टर आर लिख दिया, वेक्टर आर लिख दिया। बताओ स्टूडेंट समझ में आया क्या यहाँ तक? ये रहा, ये अपने से पूछा था सेकंड का, सॉरी मैंने आंसर नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप देख लेना, यही आंसर आएगा। ग्रेडियंट 1/r का मतलब कितना होता है, -1/r³ वेक्टर आर होता है। इसका एक शॉर्टकट होता है, उस शॉर्टकट को प्रूव करने के लिए मैं पहले ही आपको ये बताता हूँ। ये तीसरा पार्ट देखो आप, चलो यहाँ से देखने के बजाय सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको पहले, कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, फिर हम उस शॉर्टकट को भी डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन को करना है, मान लो आपको यही आंसर लाना है, दोबारा से ये आंसर लाना है, तो आपको करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ये जो 1/r है ना, इसको f/r मान लो, या फिर आपको ये कहूँ कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो सीधा। क्या कर दो, सीधा डिफ्रेंसिएशन। तो आप क्या करोगे, देखो ग्रेडियंट r लिखा हुआ है, सॉरी ग्रेडियंट 1/r। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये बताओ कि आपको एक डिफ्रेंसिएशन आता है क्या, कि आपको कोई कहे कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो आप क्या करोगे, -1/x²। अगर आपको कहीं थीटा का रिस्पेक्ट में करो, थीटा का, तो आप क्या लिखोगे, -1/θ²। कैसे, क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा कैसे होता है, ये भी समझो। देखो d/dx और आपको कहे कि 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बेसिक मेथड से करो, तो आप क्या लिखोगे, d/dx। और आप कहोगे कि सर x की पावर नीचे 1 है, तो ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी, -1। फिर आपको कहेगी इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करोगे, -1 को तो आगे ले आओगे और x की पावर में से एक कम कर दोगे, तो -1 तो है ही है, एक कम कर दो तो -1 कर दिया। तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, -2। और -2 को अगर अपोन में लाओगे इसके, तो स्टूडेंट्स ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो -1/x² बन गया। अगर इसको नीचे ले आओगे, इस पार्ट को हटा के नीचे ले आओ इसके, तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। तो -1/x²। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर आपको पूछे कि ग्रेडियंट 1/r, तो 1/r का करोगे तो कितना होगा, -1/r² हो जाएगा। फिर r का करोगे तो आप लिखोगे ग्रेडियंट r। बस इतना सा काम सीखना आपको। बात समझ में आई? 1/r का करोगे तो क्या होगा, -1/r² होगा, और r का करोगे तो फिर क्या बोलोगे, ग्रेडियंट r। तो ये चीज़ मैंने बोल दी। 1/r था देखो, तो 1/r का क्या हो गया, -1/r² हो गया, और r का किया तो ग्रेडियंट r हो गया। अब ग्रेडियंट r की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, बस ग्रेडियंट r की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी होती है, 1/r और वेक्टर r, बस वो पुट कर दो। देखो कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन। -1/r² था, ग्रेडियंट r की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 1/r ग्रेडियंट r। तो ये r और ये r² मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, r³। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/r³ वेक्टर r। ये तो प्रूव करना था, कितना ईजी हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको f/r मानना था। एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो ये जो f1/r है ना, इसको हमने माना ये फॉर्मूला होता है आपका, ग्रेडियंट f/r इक्वल होता है f'(r), यानी f/r का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हुआ, f'(r), फिर r का करोगे तो उसको क्या लिखोगे, ग्रेडियंट r। कैसे हुआ अभी अपन समझते हैं, इस प्रूव को भी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी समझ लेते हैं। ये देखो फॉर्मूला यहाँ से आया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 कैसे हुआ, देखो ग्रेडियंट f/r इक्वल क्या लिखा मैंने, f'(r) ग्रेडियंट r लिखा है। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखो r की वैल्यू अपने पास है, तो अगर आपको कहे कि ग्रेडियंट f/r निकालो, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक ही फॉर्मूला लगानी है आपको हर बार। मैं देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। देखो आपको ग्रेडियंट f का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, i del/del x f प्लस j del f/del y f प्लस k
डेल अपॉन डेल जेड, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ ऐप की जगह एफ ऑफ आर लिख दूँ तो यहाँ पर भी एफ ऑफ आर आ जाएगा, सब में एफ ऑफ आर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब मैं तीनों को सोल्व करने के बजाय एक को सोल्व कर लो तो इसको समेशन लगा दूंगा स्टूडेंट्स, और ये 2 हटा दूंगा। इसका मतलब ये 2 भी इसमें शामिल हैं। समेशन का मतलब हम लास्ट में इनको क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, ये जो आर होता है ना, इस आर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, इस आर की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो लिखते हो आप। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है मेरी, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ, और ये क्या है, आर है, एफ ऑफ आर लिखा हुआ ना, तो ये आर है वो, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सॉरी पूरा नहीं, ओनली इतना ही पार्ट, समेशन आई, तो समेशन आई तो अपनी जगह पर है। अब डेल अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, एफ का करेंगे। तो पहले इसका कर रहे हैं, तो एफ का करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा, तो एफ डैश आर आ गया, ठीक है। एफ डैश जो भी है अंदर, एफ डैश आ गया। फिर हम अंदर वाले क्या करते हैं हमेशा, अब अंदर क्या है, अंदर दिया आपको रूट में, तो रूट का करेंगे तो कितना होगा, 1/2 रूट, तो 1/2 रूट कर दिया। फिर अंदर वाले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। इसको चेन रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, चेन रूल। यानी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना अक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले किसका करेंगे, फंक्शन का, फंक्शन का कर दिया तो एफ डैश कर दिया। फिर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रूट, तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट कर दिया, ये लो जी ये भी हो गया। फिर अंदर वाले क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 0, तो वो 0 0 मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कि आपको 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा, अब आपके पास बचा हुआ पार्ट देखो, बचा हुआ पार्ट में आपको देखो समेशन लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखो तो एफ हर बार आएगा, तो एफ डैश होना ही होना है, ठीक है। रूट भी सब हर बार आएगा, तो रूट का 1/2 रूट होना ही होना है। बस यहाँ पर चेंज होगा, जैसे 2x आया ना, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 2y आएगा, तीसरे में क्या आएगा 2z आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो ये पार्ट तो कॉमन है। पहले में क्या बचा, xi बचा, दूसरे में क्या बचेगा yj, तीसरे में क्या बचेगा zk। दूसरा तीसरा कहाँ पर है, छुपे हुए हैं, दूसरा तीसरा क्या है, छुपे हुए हैं। जैसे ये अगर मैं समेशन हटा देता ना, यहाँ पे समेशन नहीं लगाऊं, तो मेरे को वो लिखने पड़ेंगे जे डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ये वाले पार्ट, ये छुपे हुए पार्ट है, ठीक है, जो इसके अंदर शामिल करने हैं। यानी समेशन का मतलब एक में ही सोल्व करने हम, पहले आई के रिस्पेक्ट में कर दिया, आई एक्स लगा दिया, फिर दूसरे में क्या लगाएंगे जे वाई, तीसरे में के डेल जेड, ऐसे करेंगे, समझ गए, ठीक है। तो आपके पास क्या आया स्टूडेंट्स, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या आया, ठीक है। तो इसको तो मैं क्या लिख दूँ, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर लिख दिया। ये इसको क्या लिख दूँ मैं, आर, तो मैं क्या लिखूँगा 1/r, और ये आर है ही है, तो ये क्या बन गया एफ डैश आर, तो एफ डैश आर लिख दिया। अब आप बताओ मेरे को स्टूडेंट्स, आपने अभी सोल्व किया 1/r, और ये वेक्टर आर को क्या लिखता हूँ, ग्रेडियंट आर लिखता हूँ। तो बताओ एफ डैश आर आया नहीं आया, आ गया। चलो अब इसी चीज़ को समझते हैं दोबारा से। देखो मैं क्या लिखा हूँ मैं स्टूडेंट्स, आपको देखो ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर, पूछा था आपसे, आपने क्या निकाला आंसर, एफ डैश आर, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, देखो आपसे पूछा गया था ग्रेडियंट एफ ऑफ आर पूछा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ग्रेडियंट एफ ऑफ आर पूछा, एफ ऑफ आर का डिफरेंशिएशन आया आपके पास आंसर में एफ डैश आर, और आर का क्या तो ग्रेडियंट आर है, बताओ आया नहीं आया। अब इसी क्वेश्चन से देखो, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, उसको दोबारा से करा के बताता हूँ आपको, क्या लिखा होता, ग्रेडियंट 1/r पूछा था आपसे, तो पहले तो 1/r का कर दो, यहाँ एफ ऑफ आर का क्या किया आपने, एफ डैश आर, यानी डिफरेंशिएशन किया, तो 1/r का कितना होता है -1/r²। फिर आर का करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट आर, तो मैं क्या लिख दूँ, ग्रेडियंट आर, बताओ समझ में आ रहा है क्या, -1/r²। ग्रेडियंट आर का करोगे तो कितना लिखोगे, वेक्टर आर अपॉन आर, और ये आर और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा r³, तो आपके पास आंसर आया था -1/r³ और वेक्टर आर। बताओ स्टूडेंट समझ में आया क्या, ये चीज़ आई थी आपके पास आंसर में। तो इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले से आई थी वो, और इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर दिया है। तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके माइंड में ये होनी चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला होना चाहिए बस। अब जैसे इसी क्वेश्चन से हमने दूसरा वाला करें, जैसे ग्रेडियंट, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ग्रेडियंट आर था, तो आर का तो क्या करेंगे फंक्शन, आर का तो 1 हो जाएगा,
ठीक है। और ये आर का तो ग्रेडियंट आर होना ही था, तो वो तो ग्रेडियंट आर लिख दिया मैंने, पहला वाला तो डायरेक्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ फंक्शन क्या है, आर अपने आप में ही, ठीक है। दूसरा वाला जो था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, क्यों, आर का 1 हो गया था, यहाँ पर क्या होगा 1/r दिया हुआ है, देखो ग्रेडियंट 1/r दिया हुआ, तो ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। उसमें क्यों नहीं हुआ पहले वाले में, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप में क्या है, ग्रेडियंट आर है। और ग्रेडियंट आर की वैल्यू तो मैंने अलग से प्रूव करके तभी तो बताइए आपको कि ग्रेडियंट आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/r होती है, वेक्टर आर होती है, ठीक है। अब आओ देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट क्या दिया आपको, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल क्या होता है, 0। कैसे होता है देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन। देखो आपको LHS लेके चलो, LHS में लिख दिया मैंने ग्रेडियंट एफ ऑफ आर और वेक्टर आर जो आपको दिया हुआ है। अब ग्रेडियंट एफ ऑफ आर आपने अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या पढ़ी आपने, एफ डेस आर अपॉन एफ डेस आर और ग्रेडियंट आर पढ़ा था, एक बार पूरा लिख देता हूँ मैं, एफ डेस आर ग्रेडियंट आर पढ़ा था इनटू वेक्टर आर दिया हुआ आपको, ये वाली चीज़ ये लिख दी मैंने दोबारा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि एफ डेस आर तो अपनी जगह है, ठीक है। ग्रेडियंट आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/r और वेक्टर आर, एक वेक्टर आर पहले से पड़ा है, तो आर क्रॉस आर हो गया ये, आर क्रॉस आर। तो यहाँ पर देखो आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। क्यों होती है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, कोई भी दो वेक्टर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा वो भी समझ लो। जैसे मान लो मैं ए को ले लिया मैंने, A1i प्लस A2j और प्लस A3k, और मेरे से पूछ लिया ए क्रॉस ए की वैल्यू बताओ, तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इस तरीके से, I, J, K। तो ए क्रॉस ए, पहले ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, A1 A2 A3, फिर दोबारा से क्या लिखोगे, A1 A2 A3। फिर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ाई थी जब मैंने आपको, तो बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते टाइम अगर दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर दो रो सेम आ रही है आपके पास, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी बेस पे है, देखो ग्रेडियंट आर की पावर एन पूछा है, बहुत ही सिंपल है एकदम। किस तरीके से करते हैं देखो इनको, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसको आप एफ ऑफ आर मान लो, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर कितना होता है, एकदम सिंपल है, एफ डेस आर और ग्रेडियंट आर, कुछ नहीं करना, एफ डेस आर, एफ ऑफ आर का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो आर की पावर एन का क्या होता है स्टूडेंट्स, एन आर की पावर n-1 किया आपने। और ग्रेडियंट आर की वैल्यू भी लिख दो, ग्रेडियंट आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/r और वेक्टर आर होता है। स्टूडेंट्स ये नीचे आर की पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाएगी तो आर की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस आर की पावर 1 को अगर ऊपर ले जाऊँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर की पावर -1, बताओ लिख सकता हूँ। तो आप ये बताओ कि बेस सेम है, ये आर है ये आर है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, एन आर की पावर एन, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और वेक्टर आर। तो यही तो पूछा आपसे, एन आर की पावर n-2 वेक्टर आर, तो ये आ गया। कितना ईजी भी है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लो क्वेश्चन में जो मैंने कराया वो देख लो। पहले मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, एन आर की पावर n-1 कर दिया, फिर ग्रेडियंट आर लिख दिया, एन आर की पावर n-1 अपनी जगह है, ग्रेडियंट आर को लिख दिया मैंने 1/r वेक्टर आर। इस आर को ऊपर ले गया तो -1 हो गया, -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो एन आर की पावर -2 और वेक्टर आर, ये बन गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और ग्रेडियंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके रिगार्डिंग हमने पूरा पढ़ लिया है। तो ग्रेडियंट अपना आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, और उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन कंजर्वेटिव। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।